लिखते जाता था कभी, मतलब उसका अंत ही नहीं होता, एक स्वरूप हमारा सामने कभी आ ही नहीं पाता। लेकिन वही फेसबुक पे जब लिखता हूँ, कोई कविता लिखता हूँ या छोटी कहानी, लघु कहानी या इस टाइप से कुछ भी लिखता हूँ, तो उससे संतुष्टि मिलती है। तो इसके पीछे क्या हमारी ये मनोवृत्ति है या ये स्वाभाविक कुछ? मतलब फेसबुक पे लिखते हैं तो तुरंत संतुष्ट हो जाते हैं। लोग लाइक करते हैं। और क्यों वो दरअसल वो चकाचौंध भी है ना कि उसके अक्षर सुघड़ होते हैं, उसमें लाइट जलती रहती है, तो यही सब कारण होगा। और कलम से लिखने पर क्यों है? लाइक मिलता है। हाँ अच्छा, लाइक मिलता है। पहले अपने को लाइक करिए, तब बाहर की लाइक का इंतजार करिए। वो पेज पे तो कभी नहीं, अभी तक नहीं हो पाया। मैं लिख रहा हूँ 10 साल से एक उपन्यास लिख रहा हूँ लेकिन पूरा लिख चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे मसला ये नहीं है। देखिए ऐसा है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने लिखे हुए से संतुष्ट नहीं हैं, बशर्ते आप लिखना बंद न कर दें। और शब्द की जहाँ तक बात है, जैसे इन्होंने फेसबुक के लिए कहा, उन्होंने भाषा के लिए कहा, आप भी वही कह रहे हैं कि फेसबुक पे हम संतुष्ट हो जाते हैं और कागज में नहीं संतुष्ट होते। एक किसी लेखक ने कहा है, शायद स्टाइनबेक ने कहा है कि सही शब्द और लगभग सही शब्द में उतना ही अंतर है जितना सूरज और जुगनू में। सही शब्द और लगभग सही शब्द में उतना ही अंतर है जितना सूरज और जुगनू में। यकीन नहीं होता कि ऐसा हो सकता है, कहाँ सूरज कहाँ जुगनू। जब हमने लगभग सही कह दिया तो सूरज के बजाय चांद तक तो पहुंच ही जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो कहता सूरज और जुगनू में जितना अंतर है उतना अंतर है सही शब्द और लगभग सही शब्द में। तो इसलिए सही शब्द की तलाश जारी रखिए। और मैं बताऊं कि हमारे 5 ऐसे उपन्यास हैं जो पूरी तरह लिखे हुए हैं, मैं उनको ओन नहीं कर रहा हूँ, छपने को नहीं दे रहा हूँ। प्रकाशक कहते हैं दे दीजिए, जिस रूप में है इसी रूप में छाप दे, आपके नाम पे बिक जाएगा। हम कहते हैं नहीं, इसको नहीं देंगे, हो सकता है हम इसको अपने साथ ही ले जाएं और मौका मिलेगा तो लिखेंगे तो देंगे। तो इसलिए आप जब तक खुद ना संतुष्ट हो जाइए तब तक फाड़ते रहिए और अपने दोस्त का पेट भरते रहिए। फेसबुक इस तरह का अवसर नहीं देगा, इसलिए कागज कलम को छोड़िए नहीं। और जो लोग सीधे नई पीढ़ी में फेसबुक पे आए हैं, कंप्यूटर पे आए हैं, उनके लिए उसी में रास्ता है। एक बार एक वाक्य लिखा नहीं हुआ तो उसको तो इरेज कर दीजिए। आपको तो पन्ना फाड़ के फेंकना है, उनको तो डिलीट की बटन दबा दिए, आगे खत्म हो गया, फिर से लिखिए। उनके लिए तो और आसान है, इसलिए लेकिन लिखिए जरूर, संशोधित करिए जरूर, बिना उसके गुजारा नहीं लेखक की। सर आपने सर डायरेक्ट कहा कि जो लेखक जो है वो झूठ का जहाज चलाता है, ठीक है सर, लेकिन आप जो है जो डायरेक्ट आपने ये शब्द कहा कि झूठ का जहाज चलाते हैं, तो आप पूरी तरह से राइटर जो मूल रूप से जैसे यथार्थवाद, प्रेमचंद ने यथार्थवाद को लेकर अपनी पूरी जो है रचनाएं लिखा, तो हम पूरी तरह से राइटर की जो है मानसिकता को हम विकृत नहीं कर रहे हैं इस बात को लेकर? नहीं, राइटर लेखक झूठ का जहाज चलाता है, इसका मतलब ये है कि थीम तो वो समाज से ले रहा है। जैसे जो अन्याय है, जो बेईमानी है, जो अत्याचार मान लीजिए महिलाओं पे है, या भ्रूण हत्या है, या प्रधान बेईमान हो गया है, या तहसीलदार पूरी तकाबी बांट नहीं रहा, अपने घर में ले जा रहा है, ये सारी हकीकतें हैं। अब उसमें झूठ क्या है? उसमें झूठ ये है कि आपके गांव के प्रधान राधे श्याम हैं तो आपकी कहानी में सीताराम हो जाएंगे, ये झूठ है। आत्मा उसकी सच है, आत्मा यथार्थ है, आवरण झूठा है। तो झूठ का जब जहाज चलाता है तो झूठ को कल्पना मानिए, और वो कल्पना अलग नहीं जाएगी। जैसे आपकी परछाई आपको छोड़ के अलग नहीं जाती है, आप यहाँ खड़े हैं तो आपकी परछाई आपके आसपास ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि बहुत आगे चली जाएगी। उसी तरह कल्पना भी आप बहुत आगे नहीं कर सकते हैं, यथार्थ की जमीन पर ही कल्पना आगे जाएगी। तो झूठ का जहाज चलाना का मतलब सब कुछ आपने जो लिखा कि इस गांव में ऐसा हुआ वैसा हुआ, वैसा नहीं हुआ, लेकिन 50 गांव में वैसा हुआ, और आपकी कहानी उन 50 गांव का प्रतिनिधित्व करते हुए एक काल्पनिक कथा है। काल्पनिक होते हुए भी वो 100 सही कथाओं से ज्यादा प्रासंगिक है, ये इसका।
बारे में क्या मुझे प्रसन्न सर, एक क्वेश्चन था। सर, आपने जो काल्पनिक या यथार्थ को लेकर जो कहानी लिख रहे हैं या लेखक होंगे, जैसे कि इसमें तो यथार्थ या काल्पनिक भी है कहानी में, लेकिन इस कहानी समाज को कितना बदलाव दिया या देंगे? इस प्रकार कोई कहानी लिखा है तो मेरा इस कहानी से समाज में कितना हद तक उपकार हुआ है? हाँ। मतलब कितना प्रभावित कर रही है हमारे समाज को कहानी। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि लेखन सीधे सीधे कोई बदलाव नहीं कर सकता है। लेखन मानसिकता को बदलता है। लेखन मानसिकता को बदलता है। जैसे आपने किसी अन्याय का चित्रण किया और 100 लोगों ने आपकी कहानी पढ़ी, तो वो अपने मन में ये सोच सकते हैं कि अगर हमारी देख रेख में इस तरह किसी के साथ अन्याय होगा तो हम उस अन्याय के खिलाफ बोलेंगे, खड़े होंगे। जो प्रताड़ित हो रहा है मैं उसके पक्ष में खड़ा होऊंगा। अगर 100 लोगों ने पढ़ा और 2 लोगों ने तय किया नहीं भाई, हम अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने मित्रों में से ऐसा किसी को नहीं करने देंगे, तो ये जो बीज है, ये जो आपने सोचा, इसको आप कह सकते हैं कि ये कल्चर है। मतलब एक छोटा सा निर्णय पाठक ने अपने मन में लिया। ये पहले ये निर्णय उस पाठक के दिमाग में नहीं था। ये नई बात आप डाल रहे हैं। मान लीजिए आप अपने खेत में बासमती धान पैदा करना चाहते हैं। बासमती धान देहरादून में पैदा होता है। अगर उसको आपको अपने गांव में, अपने खेत में पैदा करना है, तो अब तो उसका कल्चर का पैकेट बन के आने लगा। पहले ये होता था कि यहाँ से बीज आता था 25-30 साल पहले, वहीं से 2 बोरी 3 बोरी मिट्टी आती थी। तो आप जब वो बीज मंगाते थे धान का, तो जहाँ बेरन डालते थे, पौध जहाँ डालते थे, उसमें पहले वो मिट्टी डाल देते थे और उसको जुताई कर देते थे, उसमें पानी भर देते थे। तो वो जो वहाँ की मिट्टी में बैक्टीरिया रहते थे, जो देहरादून धान में महक पैदा करते थे, क्वालिटी पैदा करते थे बैक्टीरिया, वो आपके खेत में भी आ जाते थे। 1 महीना आपके खेत में वो मिट्टी रहती थी, बैक्टीरिया अपना रिप्रोडक्शन करते थे जैसे केंचुए करते हैं, और तब आप उसमें जब धान लगाते थे तो जो देहरादून के धान में जो महक आती थी उसका कुछ अंश आपके यहाँ आ जाता था। तो जैसे वो मिट्टी आपके खेत में आकर के आपके खेत के चरित्र को बदल दिया, वैसे ही कहानी पढ़ करके जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो समझिए आपके दिमाग का कल्चर हो जाता है। अब आप फिर वही नहीं रह जाते हैं जो पहले ऊसर थे। अब उसमें वो जो मिट्टी देहरादून की मिली कहानी के रूप में, तो कुछ उसमें खुशबू आ गई। अब आगे वो व्यक्ति जब रिएक्ट करेगा तो उसमें आपकी कहानी का असर होगा। इसी रूप में, इनडायरेक्ट रूप में जमीन तैयार करती है प्रतिरोध की। आपकी कहानी प्रतिरोध की जमीन तैयार करती है। इसी जगह मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो लोग चाहते हैं कि उनकी कहानी का हीरो ही सारे फैसले कर दे, सारे अन्याय को खत्म कर दे, ध्यान दीजिए, आपने किसी अन्याय के खिलाफ कोई कहानी लिखी जिससे लग रहा है कि फला आदमी अन्याय कर रहा है अपने गांव में, किसी तरह का अन्याय है, या कोई अधिकारी अन्याय कर रहा है, हाँ, या कोई कोई पदासीन, कोई वीडियो, कोई अन्याय कर रहा है, और आप अपने गांव में एक आदमी खड़ा कर दीजिए जो सीधे जाए उसको मारे पीटे एक दिन पकड़ करके, गांव में उसको घुमा दे नंगा करके, या इस तरह कुछ काम कर दे, उसकी मूंछ मुड़वा दे, ऐसा कुछ कर दे, तो प्रथम दृष्टया लगता है कि ये प्रतिरोध हुआ और ये कोई कहानी बन करके सामने आई, ये तुरंत नतीजा निकला। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यह प्रतिरोध उतना अस्थायी नहीं रहेगा कि कोई एक आदमी उभर के आवे और तुरंत प्रतिवाद हो जाए। उस प्रतिवाद आप अपने पाठक को के दिमाग में उस अन्याय को इतना भर दीजिए, उसके इफेक्ट को, कि वो थर्रा जाए, उसके रोंगटे खड़े हो जाए कि बाप रे, इतनी जाति, इतना कलयुग आ गया, कैसे दुनिया रहेगी। जब हर पाठक के मन में आ जाए कि बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज जो पैदा होगी पाठक के मन में, उसका जो नतीजा आएगा, दोबारा वैसी घटना होगी, तो आपका वो पाठक वैसे ही चुपचाप नहीं रहेगा, आगे वो खड़ा होगा, बोलेगा। तो इस तरह आप अपनी कहानी से 100 बोलने वाले पैदा करेंगे और खाली कहानी में आप एक बोलने वाला पैदा करेंगे।
आपको 3 घंटे में नतीजा देना है। 2 घंटे 30 मिनट की फिल्म है, उसमें अमिताभ बच्चन को दिखाना है कि उसने जो खलनायक था उसको मारपीट के बराबर किया, पैसा वसूल होना है, दर्शक का ताली बजवानी है, तब तो आप उस तरह का पैदा करिए। जैसे 90 के दशक में बिहार के आरा जिले के 1 दर्जन कहानीकार थे जिन्होंने इसी तरह कहानियां लिखी थी। आज वो कौन थे उनका कोई नाम नहीं जानता है। तो एक आदमी के खड़े होने से कुछ नहीं होगा, जबकि अपने यहाँ की मानसिकता में और बहुत जरूरी है कि सब लोग खड़े हों, क्योंकि अपने यहाँ एक नायक होता है। जब हो धर्म की हानि बाढ़े असुर महाअभिमानी, तो असुर अभिमानी से लड़ने के लिए आप नहीं जाएंगे, अपने घर में दुबके रहेंगे। जब भगवान आएंगे अभी कभी जब अत्य हो जाएगी, पहले तो आप अत्य होने का इंतजार करिए, तभी वो आएंगे और वही मारेंगे। आप अपने घर में घुसे छिपे बैठे रहिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसी कहानी लिखने से कोई फायदा नहीं है। सबके मन में प्रतिरोध की बात आए, ऐसा लेखन होना चाहिए। इसलिए जो प्रायः लोग कहते हैं कि सीधे सीधे, आप बताइए, एक कहानी में नायिका की हत्या होते हुए दिखाना जरूरी है, कहानी की डिमांड है। आप कहेंगे नायिका की हत्या नहीं होनी चाहिए, नायिका को लड़ना चाहिए, जितवा दीजिए। कहानी की डिमांड, जिस तबके से वो कहानी आ रही है, मान लीजिए महादलित 50-60 साल की स्त्री है, वो क्या गांव के किसी दबंग से जो 40-50 साल का नंगा है, जिसके मुंह कोई नहीं लगता है, रास्ता बचाते हैं, वो 50-60 साल की सनिचरी लड़ करके जीत सकती है। तो अगर आप कहते हैं कि उसको जीतता हुआ दिखाइए या उसको मारिए, तो हम ये कहते हैं कि हम अपनी नायिका को मारें या अपनी नायिका की हत्या करें या अपनी कहानी की हत्या करें। दोनों में से मुझे एक निर्णय लेना है कि मैं कहानी की हत्या करूं या नायिका की हत्या करूं। तो क्या मैं कहानी की हत्या करूंगा? मैं कहानी लिख रहा हूं और ऐसे सीक्वेंस पैदा कर दूं कहानी ही मर जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए ये ध्यान देने की बात है कि आप अपने पाठक के मानसिकता में परिवर्तन का उद्देश्य रखिए। उसको रेडीमेड अन्याय का विरोध करने वाला हीरो दे करके ये नहीं होगा, बल्कि उन पाठकों के अंदर का जो हीरोत्व है, जो नायकत्व है, वह कुछ अंशों में उभर करके सामने आए। यह लिखने का सरोकार लेखक का होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, इसी पे एक और प्रश्न बनता है। जैसे हम लोग पे यथार्थ दिखाने का प्रयास होता है, और जैसे आपने कहा कि नायक जो होता है यथार्थ दिखाना है, तो वो उसकी मृत्यु या उसके ऊपर हुआ अत्याचार दिखाना जरूरी होता है। तो इससे एक प्रभाव ये भी होता है, हम देखते हैं कि जो लोग पढ़ते हैं, जैसे हम अगर पढ़ रहे हैं और हम उसी तबके से आते हैं और हम यथार्थ देखते हैं कि आज के समय में हम कितना भी कुछ कर लें, हमारा हाल यही होने वाला है। तो इससे कहीं न कहीं विपरीत प्रभाव भी तो पड़ेगा कि अगर ऐसी कहानी से ऐसी ध्वनि निकलती है, ऐसा नतीजा निकलता है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। ये आपके साहित्य का ध्येय भी नहीं होना चाहिए। आपके साहित्य का ध्येय ये होना चाहिए कि अन्याय हो रहा है और उसमें से एक किरण भी निकल करके आनी चाहिए कि ऐसा आगे नहीं होगा। इस कहानी को पढ़ने से ऐसा लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा, अगर किसी कहानी से ये ध्वनि निकलती है तो मुझे नहीं लगता कि वो साहित्य के साथ न्याय कर रही है। उदाहरण दे करके कोई बात आए तो बताई जा सकती है। सामान्यतः ऐसा नहीं होता। सामान्यतः ऐसा नहीं होता कि नेगेटिव असर कहानी डाले पाठक पर। चाहे उसी उदाहरण के रूप में हम अगर थोड़ा सा मोहनदास को ही पकड़ लें, जो उदय प्रकाश की कहानी, हाँ, तो मोहनदास की कहानी अंततः मोहनदास की कहानी पर बहुत सारे लोगों का ये आरोप है कि वह जिस मानसिकता से लिखी गई है, क्योंकि उदय प्रकाश उस संवर्ग से नहीं आते हैं और उस मानसिकता को अडाप्ट भी नहीं कर पाए हैं, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया गया है उसकी मानसिकता से और उसका मजाक उड़ाया गया है। कई जगह उसका मजाक उड़ाया गया है और ये आलोचना की वस्तु बनी है कि अंततः वह कहीं नहीं रहता। किसी दूसरे व्यक्ति ने लिखा होता जो ज़्यादा सरोकार धर्मी होता, जो भाषा के साथ खिलवाड़ करने को उतना महत्वपूर्ण न मानता, इस बात को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता कि उसका जो दर्द है मोहनदास का वह कागज में आवे और वह विचलित करे, उनको भी विचलित करे जो वो कर रहे हैं उसके साथ अन्याय, और उनको भी विचलित करे जो उसमें सहभागी नहीं बन रहे हैं। क्योंकि उसमें तो जो
सरकारी कर्मचारी हैं वो सब भी उसके खिलाफ हैं, वो सब भी मजाक उड़ाते हैं उसका, वो भी उसको दूर दूरा के भगाते हैं। और जिस तरह उसको मोहनदास को प्रस्तुत किया गया है वो उसको बहुत सुरुचिपूर्ण नहीं कहा जाएगा, और यह आरोप कई बार आया हुआ है। साथ ही खड़ा हुआ मैं एक और प्रश्न पूछ लेता हूँ। जैसे हम चेतन भगत और हिंदी साहित्य के लेखकों के बारे में, दोनों प्रकार की दो ट्रेंड आजकल चल रहा है। इन दोनों ट्रेंडों में साहित्यकार कहते हैं कि चेतन भगत जैसा लेखक नहीं होना चाहिए, और चेतन भगत तो यहाँ तक भी, मैंने उनका एक आलेख पढ़ा था एक पेपर में, तो उन्होंने लिखा है कि लिपि बदल देनी चाहिए हिंदी की। उन्होंने कहा, पूरा पुरजोर कोशिश किया था कि जो जैसे आगे लिखा हुआ है आपका नाम, तो शिव मूर्ति अगर लिखना है तो अंग्रेजी में लिखा जाए, तो इस तरह का ट्रेंड लिपि बदल के किया जाए, इस पर जोर दे रहे हैं। तो चेतन भगत की राइटिंग और अन्य कई लोग भी लिखते हैं उनके ट्रेंड में, वो और हिंदी साहित्य के लेखक जो लिख रहे हैं, ये इन दोनों में कितना अंतर है और क्या सही मायने में साहित्य के लिए अच्छा रहेगा वो? देखिए, जब आप केवल प्रचार पर जाएंगे और जिसका प्रचार हो जाए उसी को अच्छा समझेंगे, और खुद आपके अंदर टेस्ट लेने और उसको रस ग्रहण करने की क्षमता अभी नहीं आई है, तो डिविएशन हो जाते हैं। चेतन भगत के बारे में भी, चेतन भगत टाइम्स ऑफ इंडिया में उनके उपन्यास के करोड़ों रुपए के विज्ञापन छप जाते हैं, उनका नाम चारों तरफ हो जाता है, तो लोग मानते हैं कि अच्छा लेखन होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब आप उसको पढ़ते हैं और किसी साहित्यकार को या प्रेमचंद की कोई कहानी पढ़ते हैं, या जैसे उन्होंने लहना सिंह की कहानी उसने कहा था पढ़ते हैं, तो जब आपको और कुछ मिलता है, जो चीज़ पढ़ने से हासिल होती है, तो मुझे नहीं लगता कि जो दोनों को पढ़ लेगा और जिसका टेस्ट डेवलप हुआ रहेगा। देखिए, एक रसपात्र भी पाठक का होता है, आलोचक का भी रसपात्र होता है और पाठक का भी रसपात्र होता है। आलोचक अगर किसी रचना की आलोचना कर रहा है तो पहले उसको उसी संवेदना पर उतरना होगा जिस संवेदना पर उतरकर कोई रचना की गई है। और इसी तरह पाठक का भी एक रसपात्र होता है। कोई भी चीज आप दे दीजिए तो आप उतना, जैसे रामचरितमानस है, दर्जा 5 पढ़ा आदमी भी पढ़ता है, और जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है वो भी उससे अपना ग्रहण करता है, और उस पर डिलीट भी होती है, उस पर विदेशी लोग भी आकर के काम करते हैं। जिसके पास जितना रसपात्र है उसमें से वो उतना ग्रहण कर लेता है। तो रसपात्र भी पाठक का होना चाहिए। अगर पाठक का रसपात्र है तो वो दोनों को पढ़ के ग्रहण कर लेगा। नाम से कुछ नहीं होता। कितने लोगों के नाम आए और चले गए। गुलशन नंदा इससे बहुत अच्छे लेखक थे, आप लोगों में से किसी ने नहीं पढ़ा होगा। चेतन भगत से गुलशन नंदा 10 गुना बेहतर लेखक थे। कभी उनकी कोई चीज़ मिली तो पढ़ लीजिए। झील का उस पार, झील के उस पार, और तमाम कटी पतंग वगैरह फिल्में उनके ऊपर बनी हैं। और थे प्रेम वाजपेयी एक थे, वो इनसे बहुत अच्छे लेखक थे। पैसे के बल पर सत्ता कई चीज की होती है। पुराने जमाने में राजा होते थे, जो राजा के यहाँ आश्रय पा गया वो बड़ा कवि हो गया, महाकवि हो गया, राजाश्रयी कवि हो गया, तो उसका नाम लोग ज्यादा जान जाते थे। भाई कालिदास बड़े कवि हैं, नो डाउट, लेकिन कालिदास के जमाने में और लोग रहे होंगे जिन्होंने दरिद्रता पे लिखा है, कुपोषण पे लिखा है। उनकी थोड़ी बहुत रचनाएं मिलती हैं, सैकड़ों रहे होंगे, उनको राजाश्रय नहीं मिला और वो बिला गए। राजाश्रय से कैसे घटिया आदमी भी बड़ा कवि मान लिया जाता है, मैंने इसमें एक उदाहरण दिया है। अब जैसे एक प्रश्न उन्होंने कहा था, एक रोचक संस्मरण तो मैं सुना दे रहा हूँ। 2 संस्मरण सुनाऊंगा, उसके बाद थक गया। एक तो रामायण की कथा मैं सुनाऊंगा, वो भी इसमें है, और एक इसमें नहीं है। जो इसमें नहीं है वो पहले सुना रहा हूँ, दूसरी आप याद दिला दीजिएगा रामायण की कथा। तो रस पात्र ग्रहण करने के लिए मैंने बताया, और अगर सत्ता है आपके साथ तो जो कह देंगे वही सही है। एक राजा साहब थे, उनको कविता सुनने का बड़ा शौक था। गीत, कविता, पद्य जो भी कह लीजिए, कोई गावे। उनको सवेरे सवेरे जब हो तो कोई गावे, जो आगे पढ़ जाए कुछ गावे और इनाम इकराम ले।
एक दिन राजा साहब सवेरे सवेरे निकल रहे थे, चेतन भगत के लिए आप लागू कर सकते हैं कि जैसे उनका प्रचार हो रहा है, जो प्रचार कर रहे हैं वो राजा साहब है। तो सवेरे सवेरे राजा साहब निकले तो पहले तो इनाम इकराम के लिए लोग सवेरे में आज सुनाने लगते थे, साहब इतना बड़ा खर्राज हमने कि हमारे महाराजा अधिराज यहाँ के राजा इतने बड़े दानी, इतने बड़े, रोज लगे रहते थे। उस दिन थोड़ा जल्दी उठ गए। नॉर्मली राजा को देखते रहे होंगे कि भाई राजा साहब 7 बजे सो के उठते हैं, तो 7 बजे आते रहे होंगे। उस दिन पता नहीं क्यों जल्दी उठ गए, 6 बजे उठ गए होंगे। उस समय वो झाड़ू वाला झाड़ू उड़ लगा रहा था कि राजा साहब के उठने का टाइम है, तब तक वो उठ गए, जो भी कारण रहा। उठ गए और गुजरने लगे तो दोनों प्राणी झाड़ू लगा रहे थे। तो उनके साथ जो साथ साथ सेवक चलता है, घर से पीछे उनका डब्बा लेके चल रहा था। तो देखा तो राजा साहब देखा तो गा ही नहीं रहा है, अपना झाड़ू लगाया जा रहा है। तो उसने कहा गए गाओ गाओ गाओ, राजा साहब गाना सुनाएंगे। गाओ, गाना नहीं शुरू किए, जानते नहीं तुम। अरे कहा हुजूर हम क्या गाएं, हम तो यही जानते हैं जो कर रहे हैं। कहा अरे गाओ नहीं तो फिर सर कलम हो जाएगा। हम संक्षेप में कह रहे हैं, नहीं अभी राजा साहब नाराज हो जाएंगे, अब मेरे आने के हुक्म अदूली कर रहा है, तभी सर कलम कर देंगे। गा। तो कुछ नहीं सूझा तो उसने गाना शुरू किया कि मार मार ससुरा गवावत है, देखा मार मार ससुरा गवावत है, कि मार मार के गाना गवा रहा है, देखिए। और ससुरा भी कह रहा था तो गाली हो गई। मार मार ससुरा गवावत। राजा साहब खुश हो गए। तो उसने कहा थोड़ा तरन्नुम लगाओ। पीछे वाले कहा हाँ ठीक है। जान गए राजा खुश हो गए। बस बार बार गया उसने, मार मार ससुरा गवावत है, देखा मार मार ससुरा गवावत है। उसकी औरतिया उधर सुन रही थी, अरे किसको ससुरा कह रहा है। उसने देखा तो आप कैसे रोके इसको, अभी सीधे सीधे कह दिए राजा को क्यों गाली देता है, ऐसा कुछ कह दिया, कैसे दौड़ के पहुंच भी नहीं सकते। तो उसने कहा अरे काहे के तय जरिया आवत है, भला काहे के मुआ फोराओ, भाई तू गाली क्यों दे रहा है, तू क्यों फोड़वाना चाहता है ना। अरे राजन कहा दोनों प्राणी गाते हैं, वाह वाह वाह। फिर कहा हाँ चालू रहो चालू रहो चालू रहो। तो उसने सोचा कि अब इसी में बचत है, तो फिर उसने गाया, उसको भी समझा रहा है और गा भी रहा है, गा के अपनी औरत को समझा रहा है कि जो राजा नहीं समझ रहा है उसको तू बोल करके क्यों समझा रहा है। तो कहा ई ससुरा कुछ समझत नहीं, ई ससुरी समझावत है, देखा मार मार ससुरा का। तो ऐसा ही है भाई, पैसा है उनके पास, वो जो कह दे वही सही है। आप उनको गाली भी दीजिए तो भी उसका नाम होता जाएगा, तो दिखते रहेंगे। अन्यथा आप पढ़िए तो क्या चीज है उसमें। आप लोग इतनी उम्र हो गई, हो सकता है 16-17 साल में होते तो चेतन भगत आपको पकड़ सकते थे थोड़ा, है ना, गुनाहों को देवता जिसे पकड़ता। लेकिन अब तो आप लोग उम्र भाई पार कर गए हैं। मुझे नहीं लगता अगर आप में से किसी को पकड़ता भी होगा तो 2-4 साल में पकड़ना बंद। आप जैसे ही जब आप पकड़ना बंद करते जान जाएगा कि अब आप लोग बालिग हो गए। जी हाँ हाँ, तो वही है, क्योंकि उसके पाठक ज्यादा होंगे। देखिए प्रचार चाहे जिस चीज का कर लीजिए, प्रचार के बल पे तो आप मिट्टी बेच लीजिए। मैं पहले मजमा लगाता था, बताओ, मजमा लगाता था इसलिए कि हमारे पिताजी साधु हो गए थे जब मैं दर्जा 7 में पढ़ता था, और कोई हमारा भाई नहीं है, और हमसे एक छोटी बहन थी और हमारी माँ थी। तो अब कैसे काम चले, तो हम पढ़ने जाते थे सुल्तानपुर सवेरे वाली गाड़ी से। तो गाड़ी हमें 8 बजे पहुंचा देती थी, क्लास 10 बजे चलती थी। 2 घंटा क्या करें, कचहरी से होके जाते थे। तो वहाँ सब लोग वो जो मजमा लगाने वाले हैं, कोई तेल बेचता है, कोई कुछ बेचता है, कोई, तो उन्हीं को सुनते रहते थे। तो हमने कहा तो बहुत बढ़िया है। तो बाद में जब मेरे पास कोई काम नहीं रहा तो हम भी मजमा लगाने लगे। तो मजमा लगाने में क्या करते थे कि खड़िया मिट्टी लाते थे और उसमें पीला रंग मिलाते थे और उसको गोल गोल पूरी बनाते थे। और हमारी श्रीमती जी भी तब आ गए थे। हम बताए ना, हम दर्जा 6 में थे तभी हमारी शादी हो गई थी। जब हम इंटर में पढ़ते थे तो वो भी आ गई थी। हमारी पहली बेटी ये जो यहाँ भी कोयम्बटूर में पोस्टेड है, ये जब हमें BA का रिजल्ट नहीं निकला तभी ये पैदा हो गई थी। तो खड़िया मिट्टी लाते थे और आई ड्रॉप की जो शीशी छोटी वाली होती है उसी में भर करके कई चीज़ें उस पर लिख देते थे, जैसे ये कि ताकत बढ़ाने वाली दवा या कुछ और दवा, इस तरह करके, और 1-1 रुपए में बेच देते थे। तो अब उसमें लिखा हुआ रहता था और हम एक बाबा जी का फोटो लगाए रहते थे। ये बाबा जी ने मुझे हरिद्वार से
भेजा है गंगा की भलाई के लिए। और वो ऐसी ताकत की दवा होती थी कि गोपनीय रूप से होती थी। ताकत की दवा सभी चाहते थे, लेकिन एक दूसरे से चर्चा नहीं कर सकते थे। तो इसलिए वो बिक जाती थी आराम से। एक मेले में चले गए तो 25-50 सीसी बिक गई, 25-50 रुपए जेब में आ गए तो अपना पढ़ाई लिखाई करते रहे। तो ऐसे ही फर्जी काम था, घटिया मिट्टी थी, मिट्टी बेच लिया करते थे। तो ये मिट्टी बेच ले रहे हैं भाई, अब क्या कर सकते हैं। तो एक चीज तो ये, अब हम काफी दूसरा एक कहानी बता रहे हैं। ये कहानी बता करके फिर हम आप कुछ कर रहे थे? नहीं सर। देखिए कैसे विद्वान नहीं होते, कुछ नहीं जानते, निरक्षर भट्टाचार्य होते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाके नख और जटा विशाला, ते तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जटा बढ़ा लीजिए, नाखून बढ़ा लीजिए, दाढ़ी बढ़ा लीजिए, गरुआ पहन लीजिए, आप तापस बन गए, बड़े तापस बन गए। और कोई गृहस्थ आदमी है, अपने वही बनियाइन और धोती में घर में बैठा हुआ है, तो वो जो तापस आएगा डाकू, उसको देख के घर वो भी खड़े हो जाएंगे। तो इसका बड़ा महत्व है। तो हमने पुरस्कार पे लिखा है इसमें कि पुरस्कार कैसे मिल जाते हैं, और जिसको पुरस्कार मिल जाते हैं वो कैसे बड़ा आदमी होता है, और पुरस्कार के लिए कैसे लोग हाथ फैलाते हैं। तो अभी जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में पुरस्कार मिला था, तो एक बुजुर्ग जो 75 साल के थे, वो जा करके अखिलेश यादव 40 साल का भी लड़का अभी नहीं है, उसका एकदम पैर छू रहे थे। ये तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि सिर धुन गिरा लगत पछताना, कीने प्राकृत जन गुण गाना। तो वह स्थिति बन जाती है। तो पुरस्कार देने के लिए राजनैतिक लोग हमेशा लालायित रहते हैं। लेखकों को, कवियों को चाहिए कि जो उनको मर्यादा हजारों साल से साहित्य ने दिया है, उस मर्यादा को भंग न होने दें। लेकिन लोग लाइन लगाते हैं और साहित्य की मर्यादा भंग करते हैं। और साहित्य की मर्यादा भंग करने के दौरान कैसे अपात्रों को पुरस्कार मिलते हैं, उसका एक किस्सा सुनाकर हम खत्म करेंगे। एक राजा थे, आज के जमाने में मुख्यमंत्री मान लीजिए या और कुछ मान लीजिए। तो उनको ये लगा कि वो पड़ोसी राजा के यहाँ तो बहुत पुरस्कार दिया जाता है, विद्वान उनके यहाँ बहुत इज्जत होती है, लाए जाते हैं, तो अपने यहाँ का भी कुछ किया जाए। तो उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि भाई कुछ विद्वान इकट्ठा करो और कुछ उनको इनाम इकराम बांटा जाए। तो अच्छा ठीक है साहब, मांगते हैं। तो कहे कैसे विद्वान चाहिए? अब कहा मैं विद्वान क्या जानूँ कि कैसा चाहिए, बस इनाम देना है। अब मैं जानता हूँ थोड़े विद्वान, क्या मैं कुछ पढ़ा लिखा हूँ क्या? तो खैर गया तो कहा अच्छा विद्वान चाहिए। तो सोचने लगा, अब भुखमरी पड़ी ही हुई है गांव देश में, जहाँ जो मिल जाए। तो कहा हमारे खुद है अपने गांव में चाचा भतीजा बहुत सारे लोग हैं, तो उन्हीं को बुला लेते हैं। तो उसने फ़ोन कर दिया। वो ज़माने में किसी को भेजा होगा, आवाज़ के ज़माने में फ़ोन कर दिया, मान लो मोबाइल का ज़माना आ गया, फ़ोन कर दिया तो 4-5 लोगों को बुला लिया। तो कहा लेकिन वो पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं थे। आए राजा के यहाँ, उन्होंने खुलवा दिया, अपना खाना पीना होने लगा। तो ये हुआ एक दिन कि अब राजा साहब भूल गए, 6 महीने खूब खा पी रहे, मोटे हो गए। तो एक दिन ये हुआ कि राजा साहब अब आएंगे दौरा करने, देखें कि क्या आप लोग विद्वान लोग क्या कर रहे हैं, कुछ सुनने के लिए आए। तो कहा अच्छा। तो जब पता चला कि राजा साहब अब कुछ सुनने के लिए आएंगे, तो खलबली मच गई चारों में। और वो भी जाके देखने लगा कि चले देखे, मंत्री ने भी कि हमारे जो बुलाए थे गांव वाले, वो लोग क्या कर रहे हैं। वो भी भूल गया था, जो राजा साहब भूल गए थे। तो आया देखने के लिए। तो चारों एक उसी कमरे में बैठे थे और बहुत अफसोस में थे, बहुत चिंता में थे। एक उसमें से कह रहा था कि हम पढ़े लिखे तो कुछ है नहीं, राजा पूछे हैं तो काऊ कहब, नहीं राजा पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा, पढ़ाई लिखाई तो कुछ है नहीं। दूसरा कह रहा था कि जो तोर हाल तो मोर हाल, जो तेरा हाल है वही मेरा हाल है, मुझे भी तो कुछ नहीं आता, मैं क्या कहूँ। तो तीसरा कहा कि अगर हम लोगों को कुछ आता जाता नहीं और 6 महीने से यहाँ बैठ के खा रहे हैं तो पकड़ जाएंगे तो क्या होगा। तो उसने कहा कि ई अंधेर कै दिन चले, कितने दिन तक चलेगी अभी। और तो चौथे ने कहा, वो थोड़ा हिम्मती था, तो उसने कहा जाए दिन चले तय दिन खाओ, ना ही अपने घरे जाओ। जितने दिन ये अंधेर चलेगी उतने दिन खाएंगे यहाँ बैठ के राजा का अन्न, और जब नहीं चलेगी तो अपने घर चले जाएंगे।
ये सुन रहा था, तो कहा कि 6 महीने इनको, अच्छा इनको पोथी वोथी दे दी गई थी 6 महीने में, तो भाई रिहर्सल कर लो, जो भी कुछ तो इसमें से निकालो। ये सुन गया तो इसको पता चला, तो आया प्रकट हुआ, तो सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि भाई अब हम लोगों को यहाँ से विदा करिए, राजा कल आने वाले हैं। लेकिन चारों तरफ से बंद था, ये भाग नहीं सकते थे, चारों तरफ से दरवाजे देख लिए, बाहर पहरेदार थे, अब क्या हो। इसने भी सोचा कि क्या किया जाए, तो कहा अच्छा ऐसा करना, जो लोग तुम लोग कह रहे हो फिर से सुनाओ ये बात। सब लोग सुना दिए। कहा अच्छा यही बात तुम कल कहते रहना, एक आदमी कहे, जब उसके पास से आगे बढ़े राजा तो दूसरा कहे, फिर तीसरा कहे, चौथा कहे, यही कहते रहना, फिर देखेंगे हम। राजा साहब आए तो राजा साहब भी कुछ नहीं जानते थे कि, तो पूछे, पहला वाला कह रहा था कि राजा कुछ ही है, तो कहा तो कहा क्या कह रहे हैं। कहा अरे साहब ये रामायण का पाठ कर रहे हैं। ये वहां पहुंचे हैं जब सुमंत राम को रथ से उतार कर वापस अयोध्या लौट रहा है गंगा के किनारे से, तो अपने मन में सोच रहा है कि राजा दशरथ ने कहा था कि राम को थोड़ा जंगल वंगल दिखा के डरा उरा करके वापस लेके आना, लेकिन वो लौटे नहीं। अब मैं खाली रथ लेकर जा रहा हूँ, तो अगर राजा पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा। साहब ये वहां पहुंचे हैं, वहां पाठ कर रहे हैं। अच्छा तो आगे बढ़े तो वो कह रहे हैं कि जो तोर हाल तो मोर हाल, जो तेरी हाल वो मेरी। तो कहा साहब ये थोड़ा और आगे बढ़ गए, इनका पाठ और पहले से चल रहा है। ये वहां पर पहुंचे हैं जब भगवान राम और सुग्रीव आपस में मिलते हैं, तो वो बता रहे हैं एक दूसरे को अपनी अपनी दशा बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो तुम्हारी हाल है वही मेरी हाल है, न तुम्हारी औरत तुम्हारे पास, न मेरी औरत मेरे पास। उसको रावण लेके चला गया, उसको मेरा भाई लेके चला गया, तो हम लोगों की दशा एक है, इसलिए हम लोगों की मित्रता बहुत बढ़नी चाहिए। अच्छा ये तो और अच्छा ये क्या कह रहा है कि ये फिर कई दिन चले। अच्छा भी और आगे बहुत पहले से पढ़ रहे हैं या थोड़ा तेज पढ़ते हैं, तो और आगे बढ़ते हैं। ये भी रामायण ही बाँच रहे हैं। अब क्या बाँच रहे हैं, कह रहा जब सीता को हर करके रावण ले गया लंका में और मंदोदरी को पता चला, तो मंदोदरी अपने पति से कह रही है कि ये अंधेर जो दूसरे की स्त्री को हरण करके लेके चले आए हो, ऐसी अंधेर तुम किए हो, ये कितने दिन चलेगी, मतलब इससे तो बड़ा नुकसान होगा, हम लोगों के लिए बड़ा खतरा होगा, ये अंधेर कई दिन चले। वो पूछ रही, मंदोदरी पूछ रही। अच्छा और वो आगे क्या कह रहे हैं, तो कहा रावण कहता है कि देखिए मृत्यु लोक में सब आए हैं, यहाँ तो रहना नहीं है, जाना तो सबको वही है, तो 6 दिन चले ही अंधेर, 6 दिन था और ना ही तो अपने। तो राजा इतना प्रभावित हुआ कि बताइए हमारे राज्य में ऐसे ऐसे विद्वान पड़े हैं और पता ही नहीं है। तो कहा इन सबको जितना इनसे उठे उतने की असरफी का बोझा बांध दो और अगले साल के लिए फिर ऐसे ही विद्वानों की खोज करें। तो जब गुणग्राहक इस ढंग से रहेंगे और चेतन भगत भी अपनी जगह बना लेंगे, जैसे वहाँ पुरस्कारों में लोग अपनी जगह बना, मेरे ख्याल से पर्याप्त। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ आज का ये समय, बहुत मेरे लिए अच्छा गुजरा। यहाँ आकर के इतने लोगों से मिल करके वास्तव में बहुत प्रसन्न हूँ। धन्यवाद। मित्रों, हम सब ने सर को सुना और सर ने कई बिंदुओं को अपने व्याख्यान में सुना। व्याख्यान भी नहीं कहना चाहिए, एक प्रकार की पूरा जीवंत संवाद था हम सबके बीच में। सर के साथ मैं उन लोगों का धन्यवाद भी देना चाहता हूं जिन्होंने संवाद को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई और कुछ बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए, और सर ने भी उन सवालों का जवाब दिया। और इस तरह से वाद विवाद नहीं कहेंगे, संवाद के साथ ही व्याख्यान हमारा आगे चला और संपन्न हुआ। सर ने कई चीज़ों को छुआ, जैसे सर ने अपने रचना प्रक्रिया के बारे में बताया कि किस तरह वो रचना करते हैं। जीवन में जिन पात्रों को उन्होंने देखा है उन्हीं पात्रों को उन्होंने अपनी कहानियों के अंदर ढाला। एक लंबे समय तक वो पात्र उनके अंदर जीवित रहते हैं और फिर बाद में किस तरह से वो कहानियों में रूपांतरित होते हैं। वर्तमान का दौर जो इंटरनेट का दौर है,
संचार माध्यमों का दौर है, उसमें लेखक की कलम किस तरह से अपनी प्रासंगिकता बनाए रख सकती है। बड़े अच्छे कई उदाहरणों के साथ सर ने उसको स्पष्ट किया। किस तरह से विधाएं अपना रूप बदल रही है, कहानी और उपन्यास के बीच का जो अंतराल था वो समाप्त हो रहा है, उसके पीछे बाजार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही समय का जो अभाव है वो किस तरह से विधा को दिशा दे रहा है। दलित चेतना किस प्रकार से कसाईवाड़ा से आरंभ होती है, तर्पण तक पहुंचती है, तो किस तरह से उसका रूप बदल रहा है। जादुई यथार्थवाद काफी महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया और बिल्कुल स्पष्ट ढंग से आपने स्पष्ट किया कि किस तरह से लैटिन अमेरिका का जादुई यथार्थवाद है वो एक अलग तरह का जादुई यथार्थवाद है। हमारे यहाँ भी जादुई यथार्थवाद है, लेकिन वो हमारी जमीन से जुड़ा हुआ जादुई यथार्थवाद है। तो वहां से किसी जादुई यथार्थवाद को लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अपनी क्षमताएं हैं जिनका प्रयोग हमें करना चाहिए साहित्य में। और पुरस्कार वगैरह की राजनीति जो बिल्कुल समसामयिक दौर में काफी चर्चा में है, ये सारी चीजें रोजाना हम टेलीविजन पर देख रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं। तो वो तो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आज सारे लेखक लोग उठा रहे हैं और हम सब देख रहे हैं किस तरह की राजनीति राजनेताओं के द्वारा की जा रही है, किस तरह का पूरा माहौल देश का खराब हो रहा है और किस तरह से लेखक एक प्रतिरोध पैदा कर रहे हैं, पुरस्कार लौटाए जा रहे हैं, पुरस्कारों की तमाम राजनीति है, उन सब के ऊपर चर्चा हुई। अब मैं सर से एक अनुरोध और करना चाहता हूँ। हमारे छात्रों ने जो संगोष्ठी की थी उसमें काफ़ी लोगों ने, हम सब ने मेहनत की और वो संगोष्ठी काफ़ी सफल रही, लेकिन हमने चाहा था कि आप आए या कोई और व्यक्ति जो हाल फिलहाल में आएगा तो उनके हाथों से ही उनको जो प्रमाण पत्र है वो प्रदान किए जाए। तो अगर आपकी अनुमति हो तो कुछ प्रमाण पत्र हम प्रदान करना चाहते हैं। मैं सहयोग के लिए जयराम को आमंत्रित करता हूँ और सुची स्मिता को। तुम नाम बोलते जाना, सुची स्मिता। हाँ, ये नाम बोलता जाएगा, आप सबको दे देना, वो स्टूडेंट आ जाएगा। सुप्रिया ई महेश सिंह, निशांत भारद्वाज, दिव्या एमपी, आनंद कुमार शुक्ला, रामधन मीना, रामधन का कौन खींचेगा? घंटेश्वर साईनाथ नागनाथ, काफी बड़ा नाम है। सिराजुल हक, सर्वेश्वर प्रताप सिंह, चांद्री मुखर्जी, लया शशिधरन,
भैया आ जाओ जी। अच्छा उनके लग रही है पैर में लग रही है। तुम ले उनकी छवि। सुचि स्मिता जेना। रितिका गुप्ता। चौधरी राजेंद्र कुमार। भूषण पुआला। हरिंदर प्रसाद राव। नागेंद्र गुप्ता। जगदीश नारायण तिवारी। राहिला राज। राम लखन राजौरिया। राम लखन राजौरिया नहीं है क्या? चला गया। मिनहाजुल अली। मिनहाज शाहिदुल इस्लाम खान। रजनीश मिश्रा। जयराम कुमार पासवान। धन्यवाद जयराम और सुचि स्मिता, और सर के लिए भी सर का आभार कि उन्होंने समय निकालकर यहाँ पर पधारने का कष्ट किया और इतना अच्छा व्याख्यान उनका रहा। और उसके बाद ये प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम जो उस समय छूट गया था समय के अभाव में, वो आज संपन्न होता है। तो आप दूसरे भागों से आए हुए जो विद्यार्थी है उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट छोटा डिपार्टमेंट है, बिना सभी के सहयोग से हम कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकते। तो आशा है कि आप आगे भी इसी तरह हमें सहयोग देते रहेंगे और हम प्रयास करेंगे कि जो भी लेखक, साहित्यकार, चिंतक पांडिचेरी आता है और जिनसे हमारा संपर्क हो पाता है हम उन्हें आमंत्रित करें। तो उसी क्रम में आज हमने शिव मूर्ति जी को आमंत्रित किया था, और आगे भी प्रयास रहेगा कि नवंबर के अंत में या दिसंबर के पहले सप्ताह में एक और चिंतक, आलोचक या साहित्यकार को हम बुलाएंगे और समय से आपको सूचित करेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि अगली बार भी आप इसी तरह से आइए और अपने मित्रों को बताइए कि इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, जिससे सारे लोग उससे लाभान्वित हो सके। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हमने की है, जो यूनिवर्सिटी की जो साइट है उस पर डाल दी जाएगी, यूट्यूब वगैरह पर भी रहेगी, क्योंकि जनसंचार का समय है और चीज़ों का सही ढंग से उपयोग होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक वो चीज़ें पहुँचे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने समय निकाला और इस कार्यक्रम में आए। धन्यवाद।